मुंबई से। जैसा मैंने कहा था कि 11 अप्रैल को मैं लाइव आऊँगा वीडियो में, और आने के बाद मुंबई से उत्तर भारत की तरफ जो मज़दूरों के लिए 40 बसेस फ्री चलाई जा रही हैं, उसकी जानकारी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दूंगा। तो मैं आप लोगों के बीच में हूँ। ये जानकारी बताने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से कोरोना की महामारी पूरे देश में है, उसको देखते हुए बहुत सारे लोग सड़कों पे आए हैं, जिन्होंने ज़रूरतमंद लोगों को भोजन बांटा है, राशन बांटा है, पानी पिलाया है, बिस्किटें दी हैं, चाय पिलाया है। उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद और सलाम करता हूं, उनके जज्बों को। लेकिन मुझे सिर्फ ये पूछना है, क्या ये सब करते हुए फ़ोटो और वीडियो लेना ज़रूरी है क्या? और अगर लेते भी हैं तो उसको सोशल मीडिया पे डालकर उनको प्रचारित करना ज़रूरी है क्या? ये इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ ट्रेंड, एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड ऐसा है कि किसी को 10 रुपये का पानी का बोतल दे के, किसी को 20 रुपये का बिस्किट खिला के, किसी को 5 किलो चावल दे के हम उनकी इज्जत खरीद ले रहे हैं। हम उस 5 किलो आटे में उस व्यक्ति का जो सम्मान है, उसका जो समाज का सम्मान है, वो हम खरीद ले रहे हैं। और उसका अधिकार लेके हम लोग सोशल मीडिया पे ये वीडियोज़ और फोटोज़ डालते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को इसके लिए कोई नियम बनाना चाहिए। अगर आपकी इच्छा केवल मदद करने की है तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोटो और वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सामने वाले के पेट में निवाला जा रहा है, वो खुश होकर आपको स्माइल देता है, वो आपकी पहुँच पावती है। हम लोग कहते हैं मराठी में पोस्ट पावती है। इसका मतलब वो सर्टिफिकेट है कि आपने सही जगह सही काम किया है। बट ये फ़ोटो और वीडियोज़ लेके जिस तरह से हम अपने आप को प्रचारित करने का प्रयास करते हैं, ये बहुत ही गलत है। आज उनके ऊपर ये मुसीबत आई है क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति नहीं है, वो भिखारी नहीं है जिनको हम मदद कर रहे हैं। वो वही लोग हैं जो डेली अपना काम खर्चा करके, मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। आज कोरोना की वजह से काम बंद है, पैसे बंद हैं, जेब खाली है, पेट में भूख है, राशन का एक दाना नहीं है किचन में उनके, वो आपसे मदद ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो भिखारी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनको खरीद लिया है। जिस तरह से हम उनकी सोशल मीडिया पे चीर हरण करते हैं उनका फ़ोटोज़ वीडियोज़ डाल के। और सबसे बड़े तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गद्दार, या बोलते हैं ना कि खतरनाक, सबसे बड़े वो हैं जिनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए केंद्र और राज्य सरकार के वजह तरफ से, पुलिस की तरफ से, जो लोग बाकायदा बैनर और अपना स्टिकर लगा के इस पे राशन और ये सब बांट रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो मदद करना चाह रहे हैं कि अपना प्रचार करने में लगे। ऐसे समय में भी आप प्रचार करोगे जहाँ लोग मर रहे हैं, भूखे हैं। मेरा एक छोटा सा निवेदन है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से, खास करके पुलिस विभाग से, अगर आपको भी कोई भी ऐसा व्यक्ति सोशल मीडिया पे फोटोज़ डाल के सारी चीज़ें करता हुआ दिखे, भले मैं ही क्यों ना हूँ, मेरे ऊपर तुरंत सामने वाले की जो निजता का हनन है, उसकी प्राइवेसी का हनन है, उसकी हम लोग फ़ोटोज़ वायरल कर देते हैं, उसकी आइडेंटिटी ओपन कर देते हैं, उसका पहचान ओपन कर देते हैं। अगली बार समाज में उसको हीन भावना से देखा जाएगा। क्या हम लोग वो सम्मान ला सकते हैं वापस? मैं तमाम केंद्र सरकार, राज्य सरकारों से निवेदन करूंगा कि ऐसे जो व्यक्ति हैं जो केवल अपने प्रचार के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं राशन और पानी बांटने के आड़ में, उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए। उनको कानूनी FIR प्रक्रिया के तहत उनको सजा देनी ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग इस महामारी के दौर में भी अपना प्रचार कर रहे हैं, वो लाशों के ऊपर भी अपनी मार्केटिंग करेंगे। दूसरा, जिस तरह से जी न्यूज़ आज खेद जता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में तबलीगी जमात का नाम लेके उन्होंने फेक न्यूज़ चलाई थी, जिसकी वजह से आज उन्होंने, कल के वीडियो में देखा मैंने कि उसमें खेद व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं, एक कोरोना पेशेंट था जिसको 11 बताया गया और मानवीय भूल बोला गया है। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे साहब से, महाराष्ट्र के गृह मंत्री श्री अनिल देशमुख जी से निवेदन करता हूँ कि ऐसे चैनल, ऐसे जो एंकर हैं, उसके ऊपर IPC की धारा 124A के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। क्योंकि ये जो फेक न्यूज़ चलाते हैं, सिर्फ चंद पैसों के लिए, जो अपने मालिक को खुश करने के लिए देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनके फेक न्यूज़ों का असर ये है, इन जैसे सैकड़ों चैनल हैं जो यूट्यूब से लेके नेशनल चैनल पे हैं, ऐसे सारे चैनल इस समय जो लोगों को तोड़ने की जो कोशिश कर रही है, फेक न्यूज़ चला चला के लोगों के बीच में जो एक गंदगी मन में पैदा करने की कोशिश कर रही है, ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। अगर उसके लिए फरियादी की जरूरत पड़ेगी तो विनय दुबे फरियादी बनने को तैयार है। ये लोग किसी आतंकवादी से कम नहीं है।
आतंकवादी तो कम से कम एक छोटे से लिमिटेड सीमित एरिया में लोगों को मारता है, कुछ सैकड़ों लोगों को मारता है, लेकिन ये लोग तो पूरे देश में दंगे कराने की हालत में हैं आज। जिस तरह से इनके फेक न्यूज़ का असर है कि आज रस्तों पे चलता हुआ अगर कोई ठेला लेके फ्रूट लेके जा रहा है, भाजी लेके जा रहा है, तो लोग उसका आधार कार्ड चेक कर रहे हैं कि ये मुस्लिम तो नहीं है। ये क्या आपने बना दिया है देश को। लोगों के ताने सुन सुन के युवा, एक मैं न्यूज़ में देख रहा था, एक युवा ने आत्महत्या कर ली, मुस्लिम लड़के ने, तबलीगी करके कि तू कोरोना से है, तू तेरा कोरोना का बीमारी है तेरे अंदर। वो लड़के ने आत्महत्या कर लिया और मरने के बाद उसकी जो कोरोना की रिपोर्ट आती है वो नेगेटिव आती है। कहीं कहीं तो पीट पीट के मार दिया जा रहा है, जिसने मारा वो 302 में अंदर है। ये जो सारी चीजें आज समाज में पैदा की है इन न्यूज चैनलों की वजह से है। तो मैं तमाम लोगों से कहना चाह रहा हूं, मैं लिखित पत्र दे रहा हूं, मैंने कल भी बात किया गृह मंत्री जी से, आज मैं उनको लिखित पत्र दे रहा हूं कि इनके जो चैनल के मालिक हैं, जी न्यूज़ और बाकी जितने भी चैनल हैं, उन चैनलों के मालिक के ऊपर, उनके एंकरों के ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। ये देश तोड़ने की बात कर रहे हैं और उनकी वजह से आज जमीनी लेवल पे वो असर दिख रहा है। लोग हिंदू मुसलमान को नफरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। व्यापारियों को, जो धंधे वाले हैं मुस्लिम, उनको मारा पीटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देश के सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका एनएसए के अंतर्गत धारा 124A के अंतर्गत इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। और मैं तमाम भारत के उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि कुछ मत करिए, आप केवल अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाइए और जहां जिसको लगता है वो वीडियो, उसकी प्रूफ लेके जाइए। अगर वो फेक न्यूज़ है तो उसका प्रूफ लेके जाइए और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इनके ऊपर ये धाराएं दर्ज करानी अब बहुत ज़रूरी है। अगर आज नहीं करेंगे तो कल हमारे जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है और इनको इनके किए की सज़ा हम ही दिलाएंगे। हम आज ये प्रण लेते हैं सभी लोग कि अपने आसपास ऐसी कोई खबरें हैं तो हम लोग तुरंत पुलिस स्टेशन में, अगर नहीं जा सकते तो ईमेल करिए डीजीपी पुलिस को, उस पर कार्रवाई की मांग करिए। पूरे देश से जब हज़ारों केसेस इनके ऊपर होंगे ना, तब ये अपनी औकात में आएंगे। इनको यही एक तरीका है, हम कानून प्रक्रिया से जाएंगे, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कोई भी कानून नहीं तोड़ेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे। सीधा उनके वीडियोज़ उठाइए, उनकी जो गलतियाँ हैं वो उठाइए, जो फेक न्यूज़ है उसको टैग करिए, उसको सबूत लगाइए और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए कोशिश करिए और एफआईआर होगा। मेरे जितने भी एडवोकेट मित्र हैं और जितने भी देश के एडवोकेट हैं, वकील हैं, उनसे निवेदन है कि अपने रिस्पेक्टिव अदालतों में इनके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज कराने की कोई प्रक्रिया है आप शुरू करें। 40 बसों की व्यवस्था की है। ये बसेस उन मजदूर लोगों के लिए है जो महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पे इस लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जिनके पास न पैसा है, जिनके पास न भोजन है, जिनके पास न रहने का आसरा है। इन मजदूर वर्ग के लिए मैंने निःशुल्क में, बिना उनसे 1 रुपया लिए, ये सेवा की मैंने प्रस्ताव सारे उत्तर भारत के राज्य सरकार और उनके मुख्यमंत्रियों के सामने रखा था, जिसकी प्रक्रिया अब धीरे धीरे शुरू हो रही है। मुझे इन सारी प्रक्रियाओं में केवल एक चीज़ समझ में आई है, ये सरकारों की आपको कोई चिंता नहीं है। आप जिंदा रहें चाहे मर जाएं, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। मैं ये इसके लिए कह रहा हूँ कि मेरा जो अनुभव हुआ है, जिस तरह से मैं पिछले 3 दिनों से इन सरकारों से लगातार पत्र व्यवहार और फ़ोन पे डिस्कशन चल रहा है, उसमें केवल एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि कोरोना की वजह से इन राज्यों को आप लोग नहीं चाहिए। आप जहाँ हैं वहीं मर जाएं, जैसे हैं जिस हाल में हैं वहीं ख़त्म हो जाएं, लेकिन इन राज्यों को आप लोगों की चिंता नहीं है। उनको केवल एक डर है कि अगर आप आएंगे तो कोरोना लेके आएंगे। मैंने उनसे 8 मांगों में, मैंने सरकारों से 8 मांगे मांगी थी कि मैंने उनसे कहा था कि जहाँ से भी ये बस चालू होगी वहाँ पे सारे पैसेंजरों का, वहाँ पे यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जाए। जो स्वस्थ पाया जाता है उसको ही बस में चलने की परमिशन दी जाए। उसके बाद में जिस जिस राज्यों से ये बस गुजरेगी वहाँ के बॉर्डर पे वापस इन यात्रियों की चेक की जाए। अगर वहाँ पे उनको कुछ दिक्कत मिलती है तो उनको वहीं उतार के नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करेंगे और जो स्वस्थ पाए जाते हैं वो आगे की यात्रा करेंगे। ये यात्री जब अपने तहसील, अपने गाँव में पहुँच जाएंगे तो वो वहाँ पर जाने के बाद वहाँ के जो तहसील के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो इन यात्रियों की जांच करें और उनको सीधा घर न भेज के अपने नज़दीकी वहाँ का जो भी अस्पताल है या स्कूल है वहाँ पे इन यात्रियों को 14 से 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दें, ताकि ये कोरोना की बीमारी न फैले। मैं समझता हूँ, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ कि कोरोना जैसी महामारी में ऐसे ही बसों में भर के यात्रियों को भेज दिया जाएगा। मैं जानता हूँ इस समय कोरोना संक्रमण का खतरा है, लेकिन उससे ज़्यादा खतरा इस समय हमारे देश में इस मजदूर जो लोग हैं, ये जो भूखे लोग हैं,
जिनके पास कोई आसरा नहीं है, इनको जिंदा रखने की सबसे बड़ी लड़ाई हमारे साथ चल रही है। आज इस समय मुंबई महाराष्ट्र में जिस तरह से अव्यवस्थाएं हैं, इनके पास कोई आसरा देने को नहीं पहुंच रहा है। सरकारी यंत्रणा उतनी मजबूत नहीं है कि इन लोगों तक पहुंचे। ये लोग के सामने सिर्फ एक ही चीज़ है कि या तो ये मर जाएं भूख से, या तो ये कोरोना से चपेट में आ जाएं। मैं आपको एक सूरत का उदाहरण देता हूं कि किस तरह से मैं इसी डर की वजह से ये मैंने प्रक्रियाएं चालू की थी। मैं सिर्फ इस हालात से डर रहा था कि कल को ये हालात भड़के ना, जो लोग हैं जो भूखे हैं वो एक न एक दिन रास्तों पे उतरेंगे, अपने गांव जाने के लिए झगड़े फसाद करेंगे। और उसकी शुरुआत कल रात को गुजरात में हो गई है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, बहुत ही भयंकर वीडियो है, आप देखिएगा। मैं सिर्फ इसी सिचुएशन, इसी स्थिति से डर रहा था। ये डर हर जगह धीरे धीरे पैदा हो जाएगा। जब लोगों के राशन खत्म हो जाएंगे, जब लोगों के जेब से पैसे खत्म हो जाएगा, आदमी घर पे बैठ के जिंदा नहीं मरेगा, वो हाथ पैर मारेगा अपने जिंदा रहने के लिए। वो हर वो प्रयास करेगा जिसमें उसकी जान बच सके, और उसी का एक परिणाम ये आया है। आप जरा देखिएगा इसको, वीडियो को। गुजरात के सूरत में लॉकडाउन के कारण फंसे दूसरे राज्यों के कारीगरों ने आगजनी की है। सूरत की कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले ये कारीगर खाना और सैलरी मिलने से नाराज थे। इस वक्त की बड़ी खबर सूरत से आ रही है, जिसके बाद लॉकडाउन के बावजूद खुद को उनके गृह राज्य भेजे जाने की मांग करते हुए उन्होंने हंगामा किया और वहां पर आग लगा दी। किस तरह की तस्वीरें हमें वहां से मिल रही है, इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल वहां पर इस वक्त बना हुआ है। रौनक पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक, इन मजदूरों की मांग है कि इन्हें इनके गृह राज्य भेजा जाए। ये भी शिकायतें हैं, इन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला और इसीलिए उन्होंने ये आग लगाई। एक पुलिस अधिकारी, वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने उनसे बात किया है मीडिया वालों ने, तो वो क्या कहते हैं जरा सुनिए। क्या हुआ है वहाँ पे, जरा सुनिएगा अभी। शाम को 7:15 के आसपास यहाँ जो लोग रहते हैं, वर्कर लोग रहते हैं, उन्होंने ये रोड पे पत्थर और जो रिक्शा होती है या लारी होता है वो रख के रोड को ब्लॉक किया था। और प्राइमरी पुलिस आ गई थी पहले ही, और थोड़ा पत्थर मारा उन्होंने, स्टोन पेल्टिंग किया, फिर पुलिस आ गई और सब कंट्रोल कर लिया है। अभी 60 से 70 के आसपास आदमियों को डिटेन किया हुआ है और बाकी कॉम्बिंग की कार्यवाही चालू है और आगे जो भी गुनाह होगा। तो उनकी डिमांड क्या थी, क्यों इसलिए? अभी प्राइमरी ऐसा जो हमको पता चला है उसके मुताबिक उनको घर वापस जाना है, वही उनकी प्राइमरी डिमांड है। उनको घर वापस जाना है, यही उनकी प्रमुख मांग है। और लगभग महाराष्ट्र में करीबन लाखों की संख्या में जो मजदूर है वर्ग है, जो लगभग हताश है कि उनके पास खाने के लिए नहीं है कुछ, वो मजबूर है, वो अपने गांव जाना चाहता है। मैं इसी परिस्थिति से डर के ये मैंने एप्लीकेशन डाली थी कि कल को ये चीज़ें हमारे महाराष्ट्र में ना हो। उसके लिए मैं सरकारों से निवेदन किया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को कुछ पड़ी नहीं है। कल मैं महाराष्ट्र सरकार के मुख्यालय गया था, मंत्रालय में, वहाँ पे इसके संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात किया। सारे लोग एक दूसरे के ऊपर ढकेल रहे हैं कि हमने आगे भेजा है, वहाँ से जवाब आएगा। कब आएगा जवाब? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का उनके कार्यालय से, डीजीपी के कार्यालय से अभी तक एक ईमेल का रिप्लाई नहीं आया है। कम से कम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाकायदा मेल को फॉरवर्ड करके जो ट्रांसपोर्ट सचिव हैं उसको भेज करके इस पर कार्रवाई करने की मांग की है कि इससे परमिशन के देखा जाए। ये नीतीश जी का ईमेल है, बिहार के मुख्यमंत्री, उनका ईमेल है। उन्होंने इसको वहाँ के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को फॉरवर्ड किया है। उद्धव जी के ऑफिस से 8 अप्रैल 2020 को 8:03 पे मेल आया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि संबंधित विभाग को हमने ये मेल आगे फॉरवर्ड किया है, इस पर प्रक्रिया चल रही है। सारे राज्यों के हैं इसमें रिप्लाईज आई, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश को छोड़ के। मेरे को उन तमाम लोगों से पूछना था कि जितनी ये सरकारें जिम्मेदार हैं ना, उतने आप लोग भी जिम्मेदार हो। आज जो हालात है ना, आज भुखमरी के हालात है, दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, वहाँ गालियाँ खानी पड़ती है। हमारा खुद का स्वाभिमान नहीं है क्या? आखिर हम कब तक दूसरे के राज्यों में जाके इस तरह से प्रताड़ित होते रहेंगे? और हमारी सरकार ने हमें लावारिस छोड़ के छोड़ा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश सरकार या कोई भी उत्तर भारत की सरकार आपको क्यों नहीं लेना चाहती है? क्योंकि आज आप उनके लिए इंसान नहीं हो। आज देश में इलेक्शंस नहीं है। मैं को शर्म आती है ऐसे राज्य सरकारों पे जो अपने लोगों को दूसरे राज्यों में मरने के लिए छोड़ दिया है। उनके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं कर रही हैं। बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से उनके खुद के लोग वीडियो बना के मुख्यमंत्री और वहाँ के विधायकों सांसदों को भेज रहे हैं, लेकिन इस समय सारे सब लोग घर में छुप के बैठे हुए हैं।
कोई भी इन मजदूर लोगों की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। आखिर क्यों? मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, ये कोरोना का संक्रमण जब निकल जाए ना, तो जितना मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करना चाहूँगा उन तमाम लोगों से जो दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहाँ नौकरियाँ करते हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि अपनी सरकारों से सवाल पूछना सीखो, अपने विधायक से सवाल करना सीखो, अपने सांसदों से सवाल करना सीखो कि हमें यहाँ पे कब रोजगार मिलेगा, हम लोग क्यों दूसरे राज्यों में जाए काम करने के लिए। क्या आप लोग दूसरे राज्यों में जाके उनको आगे बढ़ाते हैं? यही काम अपने राज्यों के लिए नहीं कर सकते हो आप? मेरी महाराष्ट्र में 5वीं पीढ़ी है, मेरे दादाजी यहाँ से हैं, परदादा यहाँ से हैं। वो लोग उत्तर भारत से आके मुंबई में बसे। मेरे पिताजी यहाँ पैदा हुए, मैं यहाँ पैदा हुआ, मेरी बच्चियां यहाँ पैदा हुई हैं। ये हमारा घर है, महाराष्ट्र मेरी भूमि है। आप ऐसे जिस तरह से मैं अपने महाराष्ट्र के भूमि के अपने सांसदों, विधायकों से, अपने लोगों से, अपने मुख्यमंत्री से मैं कॉलर टाइट करके सवाल पूछता हूं कि अगर यहाँ पे जरूरत है तो वो पूरी होनी चाहिए। यही चीज आप लोग अपने राज्यों में नहीं कर सकते हो। किस चीज का डर है? बाहर जाके वहां के गुजरातियों से मार खा लोगे, महाराष्ट्र में मराठियों से मार खा लोगे, लेकिन अपने विधायक से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। आखिर कब तक ये पलायन चलता रहेगा? कब तक दूसरे राज्यों में जाके भीख मांगते रहेंगे? अब समय है, ये परिस्थिति देखो और समझो। वो राज्य सरकारें आपकी भी नहीं हुई, आज आपको मरने के लिए छोड़ दिया है उन्होंने। मैं निवेदन करता हूं सारे राज्य सरकारों से कि कृपया कोई बीच का रास्ता निकाले। अगर आप मुझे परमिशंस नहीं भी दे रहे हैं तो भी चलेगा, कम से कम इन लोगों को अपने अपने घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। जिस तरह से महाराष्ट्र शासन कोऑपरेट कर रहा है, पूरी तरह से उन्होंने सकारात्मक पहल। कल मैं उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री जी से मिला, अनिल देशमुख जी से, उनके कार्यालय में ये विषय निकाला तो वो लोग बहुत सकारात्मक तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छी चीज है। लोग अगर अपने घर पहुंच जाएंगे, भले वहां कैसे भी रह जाएं, लेकिन वो कम से कम अपने परिवार के बीच में रहेंगे, उनको एक शांति रहेगी, संतुष्टि रहेगी। यहाँ अकेले पड़े हैं, एक ही 8x8 में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है। यहाँ एक 10x10 के रूम में 10-10 लोग पड़े हैं। अगर एक बंदा बाहर जाके सामान लेके आता है, वो अगर संक्रमित होता है तो 10 लोगों को जान को खतरा है। हम लोग धीरे धीरे कोरोना बम पे बैठे हैं, ज्वालामुखी पे बैठे हैं। ये सरकारें कब समझेगी? आप मुझे मत परमिशन दीजिए, विनय दुबे को मत दीजिए परमिशन, लेकिन कृपया सारे सरकारों से निवेदन है कि इन लोगों को अपने घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। नहीं तो जो सूरत में हो रहा है वो मैं नहीं, पूरा भारत में ये चीज होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए केवल आप लोग, ये सरकारी तंत्र जिम्मेदार होगा जो कान में तेल डाल के बैठा है। हम जैसे लोग आगे आ रहे हैं। अरे हम सरकार से 1 रुपया नहीं चाहते हैं, हम तो मजदूरों से भी 1 रुपया नहीं चाहते हैं। एक इंसानियत के नाते मैंने परमिशन मांगी है, इंसानियत के नाते कि कम से कम ये लोग अपने परिवार के बीच पहुंच जाएंगे, संतुष्ट रहेंगे। आप उसके लिए भी आगे नहीं आ रहे हैं। और उत्तर भारत के लोग, उत्तर भारत की राज्य, ये तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारे गांव के लोग हैं, जिनके वोट पे आज तुम लोग सत्ता में बैठे हो। आज उनको मरने के लिए छोड़ दिया है तुम लोगों ने। अगर यही लोग बाय रोड पलायन करना चालू करे, यार जिस तरह से सूरत में ये आगजनी हो रही है, अगर हर राज्यों में होने लगी तो क्या होगा? कौन संभालेगा लॉ एंड ऑर्डर? किसकी जिम्मेदारी होगी ये? मैं अभी भी आप लोगों को मौका दे रहा हूं, आज वापस रिमाइंडर मेल में डालूंगा कि कृपया मुझे इस 40 बसों का परमिशन दें। कम से कम 1800 जो अत्यंत गरजू लोग हैं, अत्यंत जरूरतमंद लोग हैं, इनको मैं अपने अपने राज्यों में वापस भेज पाऊं। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं महाराष्ट्र शासन से कि कृपया मेरे जो एनजीओ का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप कैंसिल कर दीजिए। मैं खुद सरेंडर कर दूंगा अपना एनजीओ। वो एनजीओ कोई काम का नहीं है जब मैं लोगों की मदद ही नहीं कर पाऊं। मुझे हजारों फोन आते हैं, हजारों मैसेजेस आते हैं। उनको एक अपेक्षा है विनय दुबे से कि मैं कुछ बचा लूंगा। उनकी एक एक ईमेल ऐसे आते हैं, एक एक मैसेजेस ऐसे आते हैं ना कि आप ही मुझे मेरी जान बचा सकते हैं। मैं क्या जवाब दूं उनको? अगर मैं नहीं दे सकता तो मैं उनको बोल सकता हूं कि भाई साहब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ करें। आप मेरा प्लीज महाराष्ट्र शासन से निवेदन है, अगर आप परमिशन नहीं देते हैं तो कृपया मेरी जो एनजीओ है जो महाराष्ट्र में पंजीकृत है उसका आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए सर। मुझे नहीं चाहिए ऐसा दिखावटी एनजीओ जो
सही में जब ज़रूरतमंद है, जिसको ज़रूरत है, उसकी मदद ना कर सकें, तो ऐसे एनजीओ को बना के सिर्फ स्टेज लगा के कजरी महोत्सव करके बाटी चोखा खिला के सम्मान करा के किसी नेता को बुला के गाना नाच वहाँ पे तमाशा मचा के ऐसे एनजीओ नहीं चलाने हैं मुझे। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, दिल से करना चाहता हूँ। और मेरी उसके अंदर लोग कहते हैं कि इसमें भी मैं धंधा व्यापार करूँगा। मुझे एक बात बताओ रे तुम लोग, जो लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मैं लेबरों को निःशुल्क लेके जा रहा हूँ, जहां उनसे कोई 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। रस्तों में उनके भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था की जा रही है। कहां से मैं पैसा कमा रहा हूं, कहां से? और तुम लोगों को कहां से पैसा दिख रहा है? ये जो 40 बसेस है ना, ये मेरे मुसलमान दोस्तों के ने दिया हुआ है, जिनकी बसेस चलती हैं। मैंने सिर्फ उनको कहा था कि यार मेरे यहाँ पे बहुत सारे उत्तर भारत के मजदूर हैं, उनको अपने घर पहुंचाना है। उन्होंने 40 बसेस डीजल के साथ मुझे दे दी। विनय बोला, विनय भाई जब चाहिए तब आप लेके जाना, 40 बसेस आपके लिए रेडी है। क्या कमाऊंगा और वो क्या कमाएंगे? वो निःशुल्क में क्या कमा सकता हूं मैं, जिनसे 1 रुपया नहीं लिया जा सकता है? आप लोगों को टांग खींचना, आप खींचिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे क्या कहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी लड़ाई ये मेरे जो उत्तर भारत के जो लोग हैं उनके लिए हमेशा चलती रहेगी। मैं दूसरे संगठनों के जैसे, दूसरे समाज सेवकों के जैसे जो उत्तर भारतीय समाज सेवक घूमते हैं आज के समय में, सब घरों में दुबके पड़े हैं। मेरी इस मांग को सपोर्ट करने वाला एक आदमी बाहर नहीं आया। मैं अकेला जाता हूं, मुख्यमंत्री से मिलता हूं, अकेला जाता हूं, गृह मंत्री से मिलता हूं और लड़ के लूंगा मैं। ये परमिशन, स्वास्थ्य सुविधाएं, पुलिस सुविधाएं राज्य सरकारों को देनी पड़ेगी। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये लोगों को आप ऐसे मरते हुए नहीं छोड़ सकते। मैं उन तमाम महाराष्ट्र के राजनीतिक विधायकों, आमदारों से कहना चाहता हूं जिनको उत्तर भारतीय लोग मुंबई में नहीं चाहिए थे। मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि आप दबाव बनाएं सरकारों पे कि वो लोग इन उत्तर भारतीय लोगों को, उत्तर भारत के जो लोग जाना चाहते हैं महाराष्ट्र छोड़ के, उनको जाने की व्यवस्था करें। अब वो लोग खुद से जा रहे हैं, आप लोग जाने नहीं दे रहे हैं, नहीं जाने दे रहे हैं। लोग पैदल यात्रा निकले। मैं बोल रहा हूं, ये मेरी धमकी समझिए आप लोग। मैं आज खुला ओपन चैलेंज दे रहा हूं कि अगर अगले कुछ दिनों में ये चीज नहीं निकलता है तो मैं इस आंदोलन का नेतृत्व करूंगा और इतना भयंकर मैं आंदोलन छेड़ूंगा पूरे देश में कि आपकी सरकारें हिला के रख दूंगा। मैं लोगों को मरते हुए नहीं देखना। कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, उत्तर भारत का हो, मराठी हो, कोई भी हो, किसी भी आदमी की जान जाएगी ना, ये हक किसी को नहीं दिया है। और ये खुली चेतावनी दे रहा हूं, एक भयंकर आंदोलन मैं इस पूरे देश में छेड़ूंगा, खास करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ। आप लोग अपने आदमियों को नहीं संभाल पा रहे हो। जो लोगों ने उत्तर प्रदेश में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, जिन लोगों ने बिहार में नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाया, उन लोगों को महाराष्ट्र में, गुजरात में मरने के लिए छोड़ दिया। झारखंड के जो मुख्यमंत्री उन्होंने छोड़ दिया। अरे आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? आपके अपने लोग हैं। मैं अगले कुछ दिन और इंतजार करूंगा, उसके बाद मेरा सब्र का बांध टूटा तो मैं सरकार की कुर्सी इतनी गर्म कर दूंगा ना कि वो बैठ नहीं पाएंगे उस पर। खुली चेतावनी देता हूँ कि जब तक ये परमिशन मिलती नहीं है हमारे लोगों को यहाँ पे उत्तर भारत से, मुंबई से, महाराष्ट्र से जाने के लिए, तब तक ये राशन वितरण और ये भोजन व्यवस्था चलती रहेगी। मैं उनको मरने नहीं दे सकता ऐसे। मैं उनको क्या, किसी को भी नहीं मरने दे सकता। मेरे जानकारी में कोई अगर मराठी भी आया है, गुजराती भी आया है, उनको भी राशन पहुंचाया है। हमने कभी धर्म, जात, राज्य नहीं देखे और इसके लिए पूरा देश मेरा सहयोग करता है। देश के हर कोने से मुझे सहयोग आती है, उसी को सब मिला के मैं इन लोगों की मदद करता हूँ। मैं अपने तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब तक ये सरकारें जागती नहीं हैं तब तक हमें इन लोगों को जिंदा रखना है, उनको भोजन देना है, उनको राशन देना है। हम ऐसे मरते हुए इनको नहीं छोड़ सकते। वो मेरे अपने लोग हैं, चाहे किसी भी राज्य को हो, चाहे किसी भी भाषा के हो। उनको मरता हुआ छोड़ देना ये इंसानियत नहीं है। ये राशन प्रक्रिया, ये भोजन प्रक्रिया हम लोग चालू रखेंगे। मैं उन तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमें अगले कुछ दिनों तक ज़रूरत लगेगी, तो आप लोग कृपया करके जिस तरह से आप लोग आर्थिक मदद भेज रहे हैं इन लोगों के भोजन और राशन के लिए, वो कंटिन्यू रखें। पेटीएम हमारा, गूगल पे हमारा, यूपीआई का जो आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसके माध्यम से भी इन ज़रूरतमंद लोगों तक, इन मजबूर लोगों तक आपके नाम से, आपके मेहनत से, आपके प्रयास से उनके पेट में निवाले जा रहे हैं। और मैं अपने आप को धन्यवान और सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आप लोगों के मदद से, मेरे माध्यम, मैं उसका निमित्त बना हूँ। मेरे वजह से, मेरे माध्यम से लोगों तक ये चीज़ पहुँच रही है। जो सही में वाकई में मुंबई में फंसे हैं
उन लोगों तक ये चीज़ें पहुंच रही है, राशन पहुंच रहा है, ये आप लोगों की वजह से पहुंच पा रहा है। तो ये मदद आप लोग जारी रखें ताकि हम लोग अगले कुछ दिनों तक इनको हम लोग जिंदा रख सकें, जब तक ये अपने गांव अपने घर ना पहुंच पाए। तो आप मुझे पेटीएम से भी मदद भेज सकते हैं, यूपीआई भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, उसके साथ में गूगल पे भी कर सकते हैं। एक ही नंबर है 9820833213, 9820833213। इस नंबर पे आप भेजते रहें, या जिसको नहीं भी भेजना है कृपया अपने आसपास जो भी इस तरह का मजदूर वर्ग मिले उसको कृपया 2 निवाला खिलाएं। उनको जिंदा रखना ज़रूरी है जब तक वो अपने परिवार के बीच ना पहुंच पाए। और मैं उन तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि कोई भी ऐसा गैर कानूनी कृत्य न करें जिस तरह से सूरत में हो रहा है। आप विश्वास करें हमारा, हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं और एक ना एक दिन आपको ज़रूर आपके घर आपके परिवार के बीच हम पहुंचाएंगे। कृपया कहीं पे भी सरकार की बातों को न तोड़ें, संविधान न तोड़ें, कानून न तोड़ें। प्लीज़ एक निवेदन है मेरे भाइयों, जेल में जाने के बाद कानूनी प्रक्रिया के बाद परिवार आपका रोएगा, वो कोई भी ऐसा कृत्य न करे। मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, अगर आप मुझे अपना मानते हैं तो प्लीज़ आप भरोसा रखें मुझ पे, मेरे सरकार पे, मेरे देश के सरकार पे। हम लोग आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते मरने के लिए। आपको अपने घर लेके जाऊंगा, भले चाहे जो हो जाए, चाहे मुझे जेल चला जाना पड़े, चाहे मुझ पे रासुका लगा दे ये लोग दंगा फैलाने के चक्कर में, चलेगा, लेकिन मैं अपने लोगों को मरने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। आपको अपने राज्यों में अपने घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लिया हूं तो उसे पूरा करूंगा मैं। आप लोग इस तरह से ही मदद जारी रखें और जल्दी मैं अगली जैसे ही मुझे परमिशन आएगी अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देता हूं। और मैंने सरकार को चेतावनी देता हूं, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए आप, कृपया करके। प्लीज़ निवेदन है हाथ जोड़ के, इन मजदूरों को अपने घर पहुंचने में मदद करिए। ये आपके अपने लोग हैं, इंसान हैं, जानवरों जैसा मत इसे मरने के लिए मत छोड़िए, प्लीज़ निवेदन है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।